चलिए नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीके जीएस की क्लास में। आज हमारी जीके जीएस की दूसरी क्लास है। इसके पहले मैंने एक क्लास करवाया जिसकी लिंक आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी। आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको दिल्ली पुलिस के नाम से मैंने एक स्पेशल प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हैं उसे। तो आप लोग को बता दें, ये जो क्लास है दिल्ली पुलिस के लिए ही नहीं, हर वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, सेंट्रल का, चाहे वो एसएससी हो गया, आपका बैंक हो गया, एसएससी के सारे एग्जाम, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही जीके वहाँ भी पूछा जाता है और वही जीके दिल्ली पुलिस में भी पूछा जाएगा। और देखिए, अगर आप लोग दिल्ली पुलिस को सीरियस होकर पढ़ रहे हैं तो आप लोग जीके पे जरूर फोकस करिएगा, क्योंकि जीके का जो वेटेज है काफ़ी ज़्यादा है। 50 मार्क्स का आपको दिल्ली पुलिस में जीके पूछा जाना है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और आप लोग अपने आंसर जो हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाएंगे। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन है। आपको बताना है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन है। तो आपको बता दें विल्हम कॉनराड रॉल्टन। विल्हम कॉनराड रॉल्टन ये भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। और आपको बता दें एक्सरे की खोज के लिए, इन्हें एक्सरे की खोज के लिए 1901 में, एक्सरे के खोज के लिए 1901 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया भौतिकी के क्षेत्र में। ठीक, और आप लोग साथ साथ नोट करेंगे इन्होंने एक्सरे की खोज कब की, 8 नवंबर 1895 में। 8 नवंबर आप लोग नोट करेंगे, 8 नवंबर 1895 में इन्होंने एक्सरे की खोज की, जिसके लिए इन्हें 1901 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, और नोबेल पुरस्कार की स्थापना आप लोग नोट करेंगे, नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में की गई है। और साथ साथ नोट करेंगे नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक, और नोबेल पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले साल के दौरान मानव जाति का काफ़ी फायदा करवाया हो, उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से होती है और भौतिकी के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार विल्हम कॉनराड रॉल्टन को दिया गया। ठीक, और साथ ही साथ नोट करेंगे ये 8 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। ठीक, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो नोबेल पुरस्कार 1901 में विल्हम कॉनराड रॉल्टन को दिया गया भौतिकी के क्षेत्र में। ठीक, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भरतहूत स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है भरतहूत स्तूप जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भरतहूत स्थित है। ठीक, जो कि बौद्ध धर्म को समर्पित है। और साथ ही साथ आप लोग नोट करेंगे भरतहूत बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि आप लोग नोट करेंगे मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम 1873 में इनकी खोज की। 1873 में इसकी खोज की है। किसने की है? अलेक्जेंडर ने। ठीक, बौद्ध स्तूप यानी कि बौद्ध मंदिरों की। ठीक, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। भरतहूत मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सोडियम को मिट्टी के तेल में यानी कि केरोसिन के तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। आपको बताना है सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबाकर के क्यों रखा जाता है। पहला ऑप्शन कह रहा है क्योंकि यह अत्यधिक अभिक्रियाशील है। बिल्कुल, सोडियम धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है। यह हवा के साथ साथ पानी के संपर्क में आकर भी आग भड़क सकती है, काफ़ी ज्वलनशील है, अभिक्रियाशील है, इसलिए इसे केरोसिन के तेल में रखा जाता है। अगला कह रहा है क्योंकि यह अत्यधिक ज्वलनशील है, ये भी सही है। क्योंकि यह कम अभिक्रियाशील है, ये गलत है। क्योंकि यह अत्यधिक ज्वलनशील है, ये भी सही है। लेकिन इन चारों ऑप्शनों की देखा जाए तो ज़्यादा प्रायोरिटी सही होने की ए वाले ऑप्शन की जा रही है, क्योंकि यह अत्यधिक अभिक्रियाशील है। पहले अभिक्रिया करेगी तब ना जलेगी। ठीक, तो ए है राइट आंसर। और साथ साथ नोट करेंगे सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, इसे Na से लिखा जाता है सोडियम। ठीक, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। ठीक, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है जट जटिन झिझियन नृत्य किस क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है। आपको बताना है जट जटिन, आपने शायद नाम सुना होगा, जट जटिन झिझियन नृत्य किस जगह का लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो ये है भैया बिहार का जट जटिन झिझियन नृत्य बिहार का लोकप्रिय नृत्य है। यह उत्तर बिहार विशेषकर मिथिला और काशी के क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय नृत्य है, मिथिला और काशी के क्षेत्र में। ठीक है, जट जटिन महिलाओं का नृत्य है। यह माना जाता है कि मानसून के दौरान चांदनी रात में यह किया जाता है। वयस्क लड़कियां और युवतियां, ठीक, वयस्क लड़कियां और जो गांव की महिलाएं होती हैं ये आंगन में इकट्ठा होती हैं और रात को आधी रात से यह नृत्य स्टार्ट होता है और सूर्योदय तक करती हैं। ठीक, तो जट जटिन झिझियन जो कि नृत्य है ये बिहार का सबसे लोकप्रिय और लोक नृत्य है। ए इज राइट आंसर। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1858 के बाद भारत किसकी अधीनता में आया। तो हम सभी को पता है भारत सरकार अधिनियम 1858 के बाद हमारा जो भारत देश है ये महारानी विक्टोरिया की अधीनता में आया। महारानी विक्टोरिया की अधीनता में आया। डी इज करेक्ट आंसर। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है नाबार्ड की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी। आपको बताना है नाबार्ड की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी। तो नाबार्ड की स्थापना आपको बता दें बी शिवरामन समिति की सिफारिश में की गई थी। और कब की गई थी चलिए आप लोग नोट करेंगे। नाबार्ड की स्थापना 30 मार्च 1979 को नाबार्ड की स्थापना 30 मार्च 1979 को भारत सरकार के योजना आयोग के पूर्व सदस्य श्री बी शिवरमन की अध्यक्षता पर किया गया था। ठीक, इसकी स्थापना 30 मार्च 1979 को की गई है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई। इसका मुख्यालय मुंबई यानी भारत में है। ठीक, और इसके अध्यक्ष आप लोग नोट करेंगे, इसके अध्यक्ष साजी के वी। ठीक, मैं इंग्लिश में लिख दिया। चलिए, इसका जो अध्यक्ष है साजी के वी और इसका मुख्यालय मुंबई। इसकी स्थापना 30 मार्च 1979 को की गई और बी शिवरामन की समिति में नाबार्ड की स्थापना की गई। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। आपको बताना है भारत में सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक, भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? नदियों की घाटियों में। नदियों जहाँ नदियाँ हैं ज़्यादा, नदियों की घाटी यानी नदियों का जो मैदान है वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक, भारत में। तो डी इज करेक्ट आंसर। और लाल मिट्टी में आयरन की अधिकता होती है और काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है और कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। लेटेराइट मिट्टी वहाँ पाई जाती है जहाँ पर वर्षा अत्यधिक होती है। ठीक, तो हमारे भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। डी इज करेक्ट आंसर। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। यह हम सभी को पता होना चाहिए, जल्दी से कमेंट कर देंगे। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपको बता दें गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले, मैंने हिंट भी दिया आपको, गणतंत्रता दिवस के एक दिन पहले यानी कि 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। साथ साथ नोट करेंगे क्यों मनाया जाता है। ठीक, तो आप लोग नोट करेंगे 1950 में भारत के चुनाव आयोग की स्थापना दिवस चिन्हित करने के लिए इसे पूरे देश में 2011 से मनाया जा रहा है। ठीक, 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक, इस दिवस को चिन्हित करने के लिए देश में पहली बार 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस हमारे पूरे भारत में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर 25 जनवरी। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है। आपको बताना है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है। तो ये इन्हें किया गया है दामोदर मोजो जो कि गोवा से संबंधित हैं। आप नोट करेंगे गोवा के लेखक दामोदर मोजो को मई 2023 ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। मई 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, दामोदर मोजो जो कि गोवा से संबंधित है। सी इज करेक्ट आंसर। और ये एक लेखक है। ठीक, करंट अफेयर का क्वेश्चन इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगस्त 2023 में, देखिए अगस्त का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये बन सकता है। अगस्त 2023 में भारत में कौन सा समुद्री निगरानी विमान श्रीलंका को सौंप दिया गया है। तो ये आपको बता दें डोर्नियर 228 समुद्री विमान को श्रीलंका को सौंप दिया गया है। डी इज करेक्ट आंसर। अगस्त 2023 में। ठीक, श्रीलंका को। डी इज करेक्ट आंसर। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में मिसाइल मैन के रूप से किसे नामित किया गया है। तो हम सभी को पता है मिसाइल मैन के नाम से हमारे APJ अब्दुल कलाम को बोला जाता है। ये हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इनका राष्ट्रपति पद 11वां पद है। ये 11वें नंबर के हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं 2002 से। देखिए इनके बारे में जानना हमें काफ़ी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं, मिसाइल मैन भी कहे जाते हैं। काफ़ी सारे इन्होंने अच्छे काम भी किए हैं। 11वें देश के हमारे राष्ट्रपति रहे हैं। 2002 से 2007 तक रहे हैं। ठीक, 2002 से 2007 तक रहे हैं हमारे देश के राष्ट्रपति। ठीक, साथ ही साथ नोट करेंगे इनका जन्म आप लोग नोट करेंगे 15 अक्टूबर। इनका जन्म होता है 15 अक्टूबर 1931 को। ठीक, और इनकी मृत्यु भी नोट करेंगे 27 जुलाई 2015 को होता है। ठीक, इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को होती है शिलोंग में। ठीक, और आप लोग नोट करेंगे 15 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म होता है। ठीक, और इनकी जो मृत्यु है 83 वर्ष में हो जाती है। हमारे भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे हैं
और इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। सी इज राइट आंसर। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अपकेंद्रीकरण किस चीज़ को अलग करने की एक तकनीक है। आपको बताना है अपकेंद्रीकरण एक बल है जो कि किस चीज़ को अलग करने की एक तकनीक है। तो आपको बता दें जो अपकेंद्रीकरण बल है ये कहाँ लगता है। मैं आपको एक एग्जांपल अच्छा से दे रहा हूँ। आपने सुना होगा दही से मक्खन निकालना, तो अपन हिलाते हैं, ठीक है। दही से मक्खन निकालने के लिए उसे हिलाया जाता है, तो वहाँ पे अपकेंद्रीकरण बल लगता है, क्योंकि दही से जो मक्खन है वो अलग हो जाता है अपकेंद्रीकरण बल के द्वारा। ठीक, तो ये राइट आंसर आपका कुलाइट को अलग करने के लिए अपकेंद्रीकरण किया जाता है। ठीक, अपकेंद्रीकरण कुलाइट को अलग करने के लिए किया जाता है। बी इज राइट आंसर। मैंने आपको दही और मक्खन वाला एग्जाम्पल अच्छा से दिया, तो बी इज राइट आंसर। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है जीव जगत का कौन सा संघ संगठन की अंग प्रणाली स्तर को प्रदर्शित करता है और उसमें मुलायम मांस तो होता है, ठीक, लेकिन उसके ऊपर एक आवरण होता है या पिंड जो कोमल शरीर को बचाता है और आंतरिक अंगों को घेरता है। तो यह आता है मुलस्का संघ में। ठीक, मुलस्का संघ में। ठीक, मुलस्का संघ के प्राणी आप लोग जब देखे होंगे उनके ऊपर का जो भाग होता है काफ़ी टाइट होता है, पत्थर, उनमें चढ़ भी जाओ तो कुछ भी नहीं होगा, वो मुलस्का संघ में आते हैं। ठीक, तो राइट आंसर बी मुलस्का संघ। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है हेड बॉल में ड्रिबलिंग बंद करने वाले खिलाड़ियों को पास या शॉट के भीतर कितने समय में करना होता है। तो ये लगभग 3 सेकंड समय में करना होता है। डी इज राइट आंसर। हेड बॉल में ड्रिबलिंग बंद करने वाले खिलाड़ियों को पास या शॉट 3 सेकंड के भीतर करना होता है। डी इज राइट आंसर। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इलियास खान का जन्म लखनऊ में संगीतकारों के एक परिवार में हुआ था, वह क्या बजाते थे। तो ये सितार वादक थी। इलियास खान जिनका जन्म लखनऊ में हुआ ये सितार वादक थी। ठीक, बी इज राइट आंसर। आप लोग नोट करेंगे सितार वादक थे इलियास खान जिनका जन्म लखनऊ के संगीतकारों के परिवार में हुआ था। ठीक, बी इज राइट आंसर। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो सभी को पता होना चाहिए हमारा भारत देश सबसे ज़्यादा किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, तो वो करता है बांग्लादेश के साथ। ठीक, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। ठीक, सबसे कम अफगानिस्तान के साथ, इसे माइनस में रख दो, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ हमारा भारत देश सीमा साझा करता है। साथ साथ नोट करेंगे चीन के साथ भी सीमा साझा करता है हमारा भारत देश, पाकिस्तान के साथ भी करता है, भूटान के साथ करता है, नेपाल के साथ करता है और म्यांमार के साथ भी करता है। ठीक, तो ये चीज़ें भी आप लोग नोट करेंगे। चलिए अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2023 में स्वर्ण पदक मुकाबले में प्रथमेश जॉबकर का प्रतिद्वंदी कौन था। चलिए आप लोग बताएंगे। तो ये था, आप लोग नोट करेंगे, मैथियास फुलरटन डेनमार्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथियास फुलरटन डेनमार्क। बी इज राइट आंसर। तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2023 में स्वर्ण पदक मुकाबले में प्रथमेश जामकर का प्रतिद्वंदी मैथियास फुलरटन डेनमार्क था। बी इज राइट आंसर। अब चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैग्नस कार्लस निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं। आपको बताना है मैग्नस कार्लस निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं। तो ये है शतरंज से संबंधित है। ठीक, इनके बारे में आप लोग जानेंगे। मैग्नस कार्लस का जन्म 30 नवंबर 1920, 30 नवंबर आप लोग नोट करेंगे, 30 नवंबर 1920 को नॉर्वे में होता है और एक कम उम्र से ही शतरंज खेलना शुरू कर देते हैं। ठीक, कार्लस अपनी सार्वभौमिक खेल शैली के लिए जाने जाते हैं। ये अपने कम उम्र से ही शतरंज को खेलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इनका जो लोकप्रिय खेल है ये शतरंज है। ठीक, तो राइट आंसर सी, मैग्नस कार्लस निम्नलिखित में से शतरंज खेल से संबंधित है। सी इज राइट आंसर। चलिए अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है जहां भारतीय संविधान में जनसंख्या नियोजन और परिवार नियोजन को रखा गया है, कहां पर रखा गया है। जनसंख्या नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग करना, परिवार की प्लानिंग करना कि हमें इतने बच्चे करने हैं, यानी कि कुल मिलाकर के जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए। ठीक, भारतीय संविधान में जनसंख्या नियोजन और परिवार नियोजन को किस में रखा गया है, तो इसे रखा गया है समवर्ती सूची में। ठीक, समवर्ती सूची में, ना कि आपको इसे काटें, ना कि आपको मौलिक कर्तव्य है, ना ही आपका मौलिक अधिकार है। ठीक, ये समवर्ती सूची में रखा गया है। चलिए अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए आज का हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता से संबंधित है। तो रोजगार के मामले में आपको बता दें अनुच्छेद 16
समानता का अधिकार देता है। ठीक, रोजगार के मामलों में अनुच्छेद 16 समानता का अधिकार हमें देता है। सी इज राइट आंसर। तो आज की इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं और इसका अगला पार्ट जो है कल मिलेगा आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे इसका अगला पार्ट अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।